हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, इनिशियली हम लोग थोड़ा बेसिक्स ठीक ठाक करेंगे। जैसे हम लोग का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। स्टूडेंट्स, आप हेडिंग डिस्कशन लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, let us consider that a current is varying with time. ठीक है, मान लेते एक ऐसा करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। हम लोग एक ऐसा करंट के बारे में बात कर रहे हैं जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, और आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, और द करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, और द करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहां पे दे देता हूं करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का। जैसे कि मान लीजिए करंट एट टाइम t इक्वल्स टू मान लीजिए 2t²। तो आप देख सकते हो करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा करंट भी चेंज होगा। या हम लोग के घर पे जो करंट है वो भी आप ले सकते हो, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, हम लोग के घर पे जो अल्टरनेटिंग करंट है ये भी तो फंक्शन ऑफ टाइम है। करंट एट टाइम t इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो मैंने दो एग्जांपल दिया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है? करंट एट टाइम t, करंट एट टाइम t। ठीक है, टाइम चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, वेरी करेगा। तो क्या लिखा हम स्टूडेंट्स? लेट अस कंसिडर that a current is varying with time, or the current is function of time. ठीक है, given, हम लोग तो जनरल देखेंगे अभी। given current at time t, current at time t is equals to, ऐसे लिख देता हूं। हम लोग तो इन जनरल देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन जनरल देख रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि करंट एट टाइम टी इक्वल्स टू दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि ये एक एग्जांपल है करंट एट टाइम टी का, ये एक एग्जांपल है करंट एट टाइम टी का। समझ में आया? तो करंट एट टाइम टी इक्वल्स टू दिस। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? अभी करंट एट टाइम टी, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं, याद है ना स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हो आप सिंपली, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, करंट एट टाइम टी को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू आई फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम, मैंने एग्जाम्पल भी दिया इसका। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन क्या था स्टूडेंट्स? dq बाई dt। ये तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर में पढ़ाया होगा। ठीक है, इट इज करंट एट टाइम t dq बाई dt। बेसिकली dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ? dq इज इक्वल्स टू दिस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? Therefore, charge flows through a cross section in time t। तो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ना लिखने का भी मतलब ना लिखने से भी चलेगा। ठीक है, सो चार्ज फ्लोज इन टाइम dt। ठीक है, So charge flows in time dt. What is dq? What is dq?
ये कितना चार्ज फ्लो हुआ इन टाइम dt। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर का किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ इन टाइम dt। समझ में आया? सो देयरफॉर चार्ज फ्लोज इन टाइम dt क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स dq इक्वल्स टू दिस। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो नो। therefore please concentrate, therefore total charge flows, क्या लिख रहा हूं अचानक, therefore total charge flows in time, मान लेते हैं 0 to कोई भी टाइम, 0 to t, ऐसे ही 0 to t, टोटल चार्ज फ्लोज इन टाइम 0 to t। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? तो टोटल चार्ज को मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा क्यू। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा क्यू। समझ में आया? टोटल चार्ज फ्लोज इन टाइम 0 to t क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq। सिंपल। ठीक है, 0 to 5 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, जो भी टाइम देगा वो टाइम का लिमिट बिठा देंगे हम लोग। समझ में आया? तो यहाँ पे आप 0 to t लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? और दिस इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ये वाला करंट at time t, or you can say current as a function of time from 0 to time। समझ में आया? आया? नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको एवरेज करंट निकालने के लिए बोलूं, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज करंट इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए ज्यादा। ठीक है, टोटल चार्ज जो किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके जगह पे टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ ये वाला लिखेंगे आप। और टोटल टाइम आप सिंपली यहां पे टोटल टाइम टेकन लिख सकते हो। टोटल टाइम आप सिंपली यहां पे टोटल टाइम टेकन लिख सकते हो, या इंटीग्रेशन ऑफ dt भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स समझ में तो आया होगा ऑब्वियसली। टोटल टाइम टेकन नीचे क्या है? डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन के जगह पे आप इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम 0 to t। ऐसे ही सर आपने ऐसे क्यों लिखा? इससे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? सो टोटल टाइम, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे टोटल टाइम टेकन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप लोग ये एक्सप्रेशन याद रखो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप याद रखो कि अगर आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या करंट एट टाइम टी दिया हुआ रहे, अगर आपको करंट एट टाइम टी दिया हुआ रहे तो आप एवरेज करंट कैसे निकालोगे? एवरेज करंट कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला से। और ये फॉर्मूला कैसे आया वो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बोला। तो आपको अगर कभी भी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहे, यानी कि करंट एट टाइम टी दिया हुआ रहे, तो आप एवरेज करंट कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला को यूज करके निकालोगे। ठीक है, एवरेज करंट को ऐसे भी लिख सकते हो आप। ऐसे तो आपने लिखा एवरेज करंट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ऐसे लिखने का मतलब होता है एवरेज करंट, ऐसे लिखने का मतलब होता है एवरेज करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप लोग सब कुछ लिख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे और एक चीज लिखूंगा। ठीक है, तो लिखता हूं स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है,
ठीक है, अभी मैं एक चीज लिखता हूं फिर से, तो यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, ये रब कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहां पे देखिए एक नोट लिखते हैं, नोट। Let us consider a physical quantity let us consider a physical quantity। हम लोग अभी और जनरल लिख रहे हैं, और जनरल, ठीक है। let us consider a physical quantity which is varying with time। ठीक है, और आप सिंपली लिख सकते हो, नहीं आपको लिखना है, मैं और नहीं लिखूंगा क्योंकि स्पेस कम है। और द फिजिकल क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का कुछ नाम भी देते हैं, y। So let us consider a physical quantity y which is varying with time, or the physical quantity y is function of time। एक ही बात है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का बात किया था? करंट। ठीक है, which is a function of time और which is varying with time। ठीक है, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या है? फॉर ए गिवन टाइम पीरियड उस करंट का एवरेज वैल्यू क्या आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका एवरेज वैल्यू, ये ऐसा लिखने का मतलब ही होता है इस क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको देख देख के लिख सकते हो आप, इसको देख देख के आप लिख सकते हो, इसको कैसे, इसको देख देख के लिख सकते हो। क्या होगा? दैट फिजिकल क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यू कैन से फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू एट टाइम टी dt, जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा, जिस टाइम में आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, 0 से उस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बोल दिया, ठीक है, ये हम लोगों ने कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए बोल दिया विच इज वेरिंग विथ टाइम। ठीक है, सो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? यहां तक अगर आपका क्लियर है तो आगे जाके अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत फास्ट चीज निकल के आएगा। क्लियर ना स्टूडेंट्स? अभी हम लोग फिर से चैप्टर में घुसेंगे, आपका बेसिक्स क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो अभी हेडिंग होगा एवरेज वैल्यू of average value of an alternating current over a complete cycle। ठीक है, या ओवर ए टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हो, ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इन जनरल स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग अगर बोलते हैं तो कौन सा ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे? हम लोग के घर पे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहां पे तो आप क्लियरली देख सकते हो
कि करंट एट टाइम t, या सिर्फ I भी लिख सकते हो, वर्सेस टाइम। अगर एक साइकिल को हम लोग देखेंगे, ये है x एक साइकिल, तो इसमें स्टूडेंट्स आधा साइकिल पॉजिटिव एंड आधा साइकिल नेगेटिव, ठीक है, आधा साइकिल पॉजिटिव आधा साइकिल नेगेटिव। मैं एक साइकिल का बात कर रहा हूं या टाइम पीरियड का बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल में जो टाइम लगता है। तो आधा साइकिल पॉजिटिव आधा साइकिल नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। एवरेज वैल्यू अगर आप निकालोगे ओवर ए टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आधा साइकिल पॉजिटिव आधा साइकिल नेगेटिव क्या आएगा स्टूडेंट? जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बार मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि जीरो आता है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि जीरो आने वाला है, क्योंकि ओवर ए टाइम पीरियड आधा साइकिल पॉजिटिव आधा साइकिल नेगेटिव, समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन हम लोग एक बार मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। सो करंट एट टाइम t, करंट एट टाइम t क्या था स्टूडेंट्स? हम लोग के घर पे जो करंट आता है उसका फॉर्म क्या था? एट टाइम t इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है ना? लास्ट क्लास क्लियर है ना स्टूडेंट्स? करंट एट टाइम t इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। आप ऐसे लिख सकते हो करंट एट टाइम t, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर एवरेज वैल्यू of the alternating current over a time period, या आप लिख सकते हो over a complete cycle। कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड, ठीक है, ओवर ए टाइम पीरियड, मतलब 0 to t। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या होगा अभी हम लोगों ने बेसिक क्लियर करके आया स्टूडेंट्स। क्या होगा? तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट एट टाइम t dt ओवर ए टाइम पीरियड। बोला तो लिमिट क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 टू टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड, ठीक है। सो ये क्या है? ये बेसिकली टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। एक कंप्लीट साइकिल का बात हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लगता है? एक कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कैपिटल डी भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आपको जस्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आ गया। सो इम्प्लाइज, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स? सो करंट एट टाइम टी के जगह पे आप लिखोगे I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ध्यान देते रहिए, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, ठीक है, फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कैपिटल टी, और इसको आप सॉल्व करोगे तब भी तो कैपिटल टी ही आएगा ना। फिर भी एक बार दिखा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। इसके जगह पे अपर लिमिट वेरिएबल क्या है? टी, डी टी। इसके जगह पे अपर लिमिट टी,
माइनस इसकी जगह पे लोअर लिमिट 0, सो t माइनस 0 इज t। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t, इट इज बेसिकली टोटल टाइम टेकन, सो t। ठीक है, सो इम्प्लाइज I एवरेज। ध्यान देना है, आई नॉट क्या है? आई नॉट क्या था स्टूडेंट्स? पिक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है कि नहीं? तो ये तो कांस्टेंट है बाहर, टी को भी बाहर रखता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिखता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx dx, integration of sine of mx dx, what is m? M is constant, is equals to minus cos of mx by m। ठीक है, याद रहेगा, आप लोग को ऑलरेडी पता है शायद ये फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, एम के जगह पे कौन है स्टूडेंट्स? ओमेगा। एम के जगह पे कौन है? ओमेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो माइनस कॉस ऑफ एम एक्स बाई एम। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टी, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा। समझ में आया? लिमिट 0 टू टाइम पीरियड। ठीक है, सो इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट, ओमेगा को भी बाहर कर देते हैं। ठीक है, इस माइनस साइन को भी बाहर कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते रहिए। कॉस ऑफ ओमेगा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 पाई बाय टाइम पीरियड। पढ़ा हम लोगों ने, लास्ट क्लास पढ़ा कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। पढ़ा ना हम लोगों ने लास्ट क्लास, P इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहां से ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओमेगा के जगह पे ओमेगा लिखा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसके जगह पे वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस, वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। सो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी, टी टी कैंसिल, कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई। तो स्टूडेंट्स 0 का जो वैल्यू होता है 2 पाई का भी तो वही वैल्यू होगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 2 पाई का भी तो वही वैल्यू होता है। 2 पाई मतलब क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक फेस चेंज हो गया, मतलब कॉस 0 कॉस 2 पाई तो सेम ही वैल्यू होता है। ठीक है, पता है ना स्टूडेंट्स हम लोगों को? यहाँ पे देखिए, जो एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूं ये सब चीज आपको नहीं लिखना है, या लिखना अगर आप लिखना चाहते हो तो साइड में लिखना है। ठीक है, ये है 0, तो 2 पाई तो फिर से यही पॉइंट में आ गए ना हम लोग, यही है 0, यही है 2 पाई। ठीक है, और चक्कर लगा के आएंगे तो यही होगा 4 पाई। ठीक है, तो cos 0 का जो वैल्यू होगा cos 2 पाई का भी वही वैल्यू होगा। ठीक है, तो cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1, तो cos 2 पाई कितना होगा? 1, टी तो कैंसिल। So 1 minus 1 is 0, 0 multiplied by this is 0, कितना है स्टूडेंट्स? 0। और यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0 आ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड अनदर हाफ साइकिल इक्वली नेगेटिव। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी निकालेंगे, लेकिन इस बार हाफ साइकिल में। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने फुल साइकिल में निकाला था, एक कंप्लीट साइकिल। इस बार हम लोग हाफ साइकिल में निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स सब कुछ सेम टू सेम ही होगा। इस बार सिर्फ इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगा? 0 टू t/2। इंटीग्रेशन में लिमिट होगा 0 टू t/2, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि हाफ साइकिल में हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बाकी 100% सेम टू सेम है, सिर्फ लिमिट में चेंज होगा इस बार। ठीक है, तो आप लोग खुद ब खुद ट्राई कीजिए, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं।
current at time t, current at time t। ठीक है, क्या था स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो? कोई प्रॉब्लम? नो? So therefore average value of the alternating current, average value of the alternating current over half a cycle, क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट एट टाइम टी डी टी फ्रॉम 0 टू क्या होगा लिमिट? t/2। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डायरेक्ट आप t/2 लिख सकते हो, 0 टू t/2। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? यहाँ था कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान दीजिए, इम्प्लाइज ऑलरेडी आप लोग शायद सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, सेम टू सेम है, तो थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये क्या है? बेसिकली टोटल टाइम टेकन आएगा ना, थोड़ी देर पहले मैंने करवा के भी दिखाया था। सो ये क्या है? टोटल टाइम टेकन। सो हाफ ऑफ द साइकिल में टोटल टाइम टेकन क्या होगा? t/2, ठीक है। इसके जगह पे आप क्या बिठाओगे? करंट एट टाइम टी के जगह पे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। इंटीग्रेशन भी सेम टू सेम है, सिर्फ लिमिट अलग है, सिर्फ लिमिट अलग है। तो t/2 को इस ओर लाते हैं, t/2 को इस ओर लाते हैं, ये हो गया 2i आई नॉट बाई टी, मतलब बेसिकली 2 को मैं ऊपर उठाया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी क्या होगा? माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा। अभी अभी मैंने सिखा के रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स माइनस कॉस ऑफ एम एक्स बाई एम। एम इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है? एम के जगह पे ओमेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट हियर। सो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस को बाहर रखा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा, इस ओमेगा को भी बाहर रखता हूं। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। लिमिट 0 टू t/2। कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते रहिए। सो इम्प्लाइज आई एवरेज, ठीक है, माइनस 2i आई नॉट। टाइम पीरियड के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2π बाई ओमेगा। लास्ट क्लास आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड के जगह पे लिख सकते हैं 2π बाई ओमेगा। तो यहाँ पे एक ओमेगा है ऑलरेडी, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 भी कैंसिल, ठीक है ना। ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 कैंसिल। यहाँ पे बेसिकली क्या है? माइनस आई नॉट बाई पाई। लिमिट बिठाते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा के जगह पे लिखेंगे 2π बाई टाइम पीरियड, ठीक है। इस t के जगह पे लिखेंगे, वेरिएबल क्या है? t, इसके जगह पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस t के जगह पे जैसे 0 आएगा, t के जगह पे जैसे 0 आएगा तो ये हो जाएगा cos 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा विल बी 0, तो cos ऑफ 0, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल्स टू आई एवरेज ओवर अ हाफ साइकिल, दैट्स माइनस आई नॉट बाई पाई, ठीक है, माइनस आई नॉट बाई पाई। टी कैंसिल, 2 कैंसिल, cos पाई यानी कि cos ऑफ 180 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? -1। cos 0 कितना? 1, और यहाँ पे माइनस है, अगेन -1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? -1 इट्स -2, बाहर एक माइनस है, बन जाएगा प्लस। सो इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल्स टू 2i आई नॉट बाई पाई, 2i आई नॉट बाई पाई। स्टूडेंट्स
2 बाई पाई, पाई इज बेसिकली 22/7, सभी को पता है। तो 2 बाई पाई अगर आप कैलकुलेट करोगे, हम लोगों को करवाते करवाते याद हो गया, इट इज 0.637 ऑब्वियसली आई नॉट। ठीक है, इस बार स्टूडेंट 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोगों ने हाफ साइकिल में देखा, और हाफ साइकिल में तो ये था ना करंट एट टाइम t और ये t। ठीक है, ये हाफ साइकिल है, तो हाफ साइकिल में तो करंट पॉजिटिव है, बेसिकली हाफ साइकिल में एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यस, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कम रहा है, लेकिन फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसलिए नॉन जीरो वैल्यू आया। समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत इजी था स्टूडेंट्स। यहां पे मैं और एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सिर्फ आई एवरेज यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए बोला जाए और टाइम मेंशन किया हुआ ना रहे, यानी कि हाफ साइकिल या कंप्लीट साइकिल ये सब अगर मेंशन किया हुआ ना रहे, तो आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट साइकिल के लिए ही निकालना है। ठीक है, अगर टाइम मेंशन किया हुआ ना रहे तो आपको कंप्लीट साइकिल के लिए ही निकालना है, दैट मींस ओवर ए टाइम पीरियड के लिए निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ ए साइकिल। ठीक है, सो ध्यान देते रहिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, सिमिलर है। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये आप सिंपली लिख सकते हो अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम t। कौन सा ईएमएफ का बात हो रहा है? अगर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो हम लोग के घर पे जो ईएमएफ है उसका बात हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं मतलब घर पे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी कि ईएमएफ एट टाइम t, जो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या था स्टूडेंट्स? E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है ना, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्लियरली देख सकते हो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये चीज हम लोग को पहले से पता भी है कि दिस इज ईएमएफ एट टाइम t वर्सेस टाइम। ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें भी अगर आप इसमें भी सॉरी क्या हुआ? तो इसमें भी स्टूडेंट्स अगर आप कंप्लीट साइकिल में निकालोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? कंप्लीट साइकिल में अगर आप ईएमएफ का एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा? 0। समझ में आ रहा है ना? कंप्लीट साइकिल में अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा? 0। और हाफ साइकिल में निकालते हैं अभी हम लोग। ठीक है ना? अब कंप्लीट साइकिल में भी अगर आपको पूछता है आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? सो ध्यान देते रहिए। सो हम लोग निकालेंगे ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, सो देयरफॉर आप लिख सकते हो एवरेज ना लिख के या मीन भी लिख सकते हो। मीन बोलना, मीन वैल्यू बोलना या एवरेज वैल्यू बोलना एक ही बात है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ अ साइकिल। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बेसिक क्लियर करवा के यहाँ पे आया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y अगर वो टाइम के साथ साथ वेरी होता है, अगर वो टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है, वो अगर फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो उसका एवरेज वैल्यू तो ऐसे लिख सकते हो आप। क्या था स्टूडेंट्स? यही तो था। ठीक है ना? सो यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? यहाँ पे ईएमएफ। यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? ईएमएफ।
ठीक है ना, विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं? ऑब्वियसली निकाल सकते हो, आपको जनरल फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ई एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएफ एट टाइम टी dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर हाफ ए साइकिल बोला तो लिमिट क्या होगा, 0 टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड, 0 टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड। अभी तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इम्प्लाइज एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t/2, ये क्या है, टोटल टाइम टेकन। सो हाफ साइकिल में कितना टाइम लगता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो t/2, ठीक है। एग्जैक्टली लास्ट अभी जैसे हम लोगों ने किया स्टूडेंट्स वैसा ही तो है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वैसा ही तो है। इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो E0 तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, इट्स अ कांस्टेंट बाहर, साइन ऑफ ओमेगा टी, लिमिट 0 टू t/2, ठीक है। और ऑब्वियसली dt लिखना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इम्प्लाइज 2 ऊपर आएगा, सो 2i E0 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जगह पे आप लिख सकते हो 2π/ω, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा रे dt 0 टू t/2, ये तो अभी किया हुआ है स्टूडेंट्स। क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx dx क्या होगा, माइनस कोस ऑफ, इस माइनस साइन को बाहर रख देता हूं, माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा फ्रॉम 0 टू t/2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, E एवरेज इक्वल्स टू माइनस 2i E0। अच्छा एक सेकेंड, 2 कैंसिल, ठीक है ना, 2 कैंसिल, सो माइनस E0 ओमेगा बाई पाई, ये ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, अंदर क्या है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू t/2, ओमेगा के जगह पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स 2π बाई टाइम पीरियड, ठीक है। ओमेगा के जगह पे मैंने लिखा 2π बाई टाइम पीरियड। अभी वेरिएबल के जगह पे लिमिट बिठाऊंगा, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू 2π बाई टाइम पीरियड या टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π बाई ओमेगा, वो तो हम लोग को पहले से पता है। अभी इस वेरिएबल के जगह पे लिमिट बिठाऊंगा, अपर लिमिट t/2 माइनस, इसके जगह पे आप 0 बिठाओगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा बिकम्स 0, सो कॉस ऑफ 0। और इसको तो मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था, ये ओमेगा ऊपर गया था, ये ओमेगा यहाँ आया था, ओमेगा ओमेगा कैंसिल। सो इम्प्लाइज E एवरेज इक्वल्स टू माइनस E0 बाई पाई, t कैंसिल, 2 कैंसिल, cos ऑफ पाई मतलब cos ऑफ 180 डिग्री, cos ऑफ पाई कितना था स्टूडेंट्स, -1, माइनस cos ऑफ 0 इज 1, तो सेम ही तो आया। सो E एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ अ साइकिल, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस बन जाएगा +2, सो 2i E0 बाई पाई, ठीक है। और 2/π का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स, 0.637 E0। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर ए कंप्लीट साइकिल, सॉरी ओवर हाफ अ साइकिल, ओवर हाफ ए साइकिल, इट्स 0.637 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। वहां पे भी तो सेम ही आया था, सिर्फ E0 के जगह पे I0 था और E एवरेज के जगह पे I एवरेज था ओवर हाफ ए साइकिल, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। आप कंप्लीट साइकिल के भी लिए निकाल सकते हो, सिर्फ लिमिट हो जाएगा 0 टू टाइम पीरियड। कंप्लीट साइकिल में टाइम क्या लगता है, 0 टाइम पीरियड, तो 0 टू टाइम पीरियड हो जाएगा लिमिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम लोग आरएमएस कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। एक अल्टरनेटिंग करंट का
एक ऑल्टरनेटिंग करंट का इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट का इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद देखेंगे। आप लोग यहां पे कंसंट्रेट कीजिए। तो मान लेते एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। कैसा करंट फ्लो कर रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्शन नहीं दूंगा स्टूडेंट्स क्योंकि डायरेक्शन तो बदलता रहता है, तो इसमें जस्ट समझाने के लिए ये सब आप लोग रफ में लिख के रख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R और इसमें कैसा करंट फ्लो कर रहा है, प्लीज ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कैसा करंट फ्लो कर रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑब्वियसली रजिस्टर में से अगर करंट फ्लो करता है तो हीट तो प्रोड्यूस होगा। अगर रजिस्टर में से करंट फ्लो करता है तो हीट तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो मान लेते हैं इन एनी टाइम t, कोई भी एक टाइम t में, ठीक है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिया हम लोगों ने t, हीट प्रोड्यूस्ड h, हीट प्रोड्यूस्ड h। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं, ये कोई भी टाइम है, ये वाला टाइम नहीं, ये तो करंट एट टाइम t है। इन टाइम कुछ भी लिख लीजिए, इन टाइम t डैश लिख लीजिए। ठीक है, इन टाइम t डैश। ठीक है, सो t डैश ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हीट प्रोड्यूस्ड मान लेते h। ठीक है, ये एक रजिस्टर है, इसमें से कैसा करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन तो बदलेगा ही, ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन तो बदलेगा ही, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट, हम लोगों ने सेम रजिस्टर लिया, हम लोगों ने सेम रजिस्टर लिया। ठीक है, इस बार इसमें एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। इस बार इसमें कांस्टेंट डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये क्या था स्टूडेंट्स? ऑल्टरनेटिंग करंट। और मान लेते हैं कि इन टाइम टी डैश, इन कोई भी टाइम टी डैश इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे मैंने टी लिखा ना, इसलिए। ठीक है, आप टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, जस्ट एक्सप्लेनेशन है। इन टाइम टी डैश मान लेते हैं यहां पे भी हीट प्रोड्यूस हुआ H। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे भी हीट प्रोड्यूस हुआ H। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जो एक रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, लेकिन किसी एक ड्यूरेशन टी डैश में यहां पे हीट प्रोड्यूस हुआ H। ठीक है, हम लोगों ने सेम रजिस्टर लिया, लेकिन इस बार कैसा करंट फ्लो कर रहा है? कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, जहां पे डायरेक्शन सेम ही रहेगा करंट का और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। और मान लेते हैं कि इन टाइम टी डैश यहां पे भी सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ। ऑब्वियसली रजिस्टर में से करंट जाने से क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? हीट। मान लेते हैं यहां पे भी सेम हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इस कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को या इस वैल्यू को, इस कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को या इस कांस्टेंट डायरेक्ट करंट का वैल्यू को हम लोग इस ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। इस ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू बोलेंगे, या इफेक्टिव वैल्यू बोलेंगे, या वर्चुअल वैल्यू बोलेंगे। अभी तक जो बोला मैंने स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देके देखना है।
ठीक है, समझ में आया? तो ये कौन सा कांस्टेंट करंट है? हम लोग इसको बोलेंगे ये IRMS वैल्यू है, या I वर्चुअल वैल्यू है, या I इफेक्टिव वैल्यू है। इस ऑल्टरनेटिंग करंट का ये RMS वैल्यू है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट का ये वर्चुअल वैल्यू है, या इस ऑल्टरनेटिंग करंट का ये इफेक्टिव वैल्यू है। वर्चुअल बोलना, इफेक्टिव बोलना, RMS बोलना एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए, इसको पहले बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, RMS वैल्यू, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू, या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू, वो कांस्टेंट करंट है, वो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, जो गिवन टाइम में, कोई भी गिवन टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करता है जितना ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। सेम हीट प्रोड्यूस करता है जितना ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? एग्जांपल देता हूं और क्लियर होना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, इसमें एक ड्यूरेशन मान लेते हैं 10 सेकंड तक फ्लो हुआ। ठीक है, दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑब्वियसली मैंने डायरेक्शन दिया, लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगा उसका। ठीक है, तो इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं 10 सेकंड में हीट प्रोड्यूस हुआ 100 जूल। ऐसे ही जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आर्बिट्ररी एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट सेम रजिस्टर लिया और इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करवाया, मान लेते हैं 10 एम्पियर। सेम रजिस्टर लिया और उसमें एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट फ्लो करवाया 10 एम्पियर, और वो भी 10 सेकंड फ्लो होने से 100 जूल ही हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस करंट को, इस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट को हम लोग बोलेंगे इस ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू। इसको बोलेंगे इसका RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो स्टूडेंट्स, RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का ये मतलब होता है कि ये वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट है, जो एक गिवन रजिस्टर में से पास होने से इन ए गिवन टाइम उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा जितना वो ऑल्टरनेटिंग करंट जाने से होता है फॉर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक जो मैंने समझाया है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देकर सुनना है। ठीक है, और आगे जैसे बढ़ते रहेंगे आपका और क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन देखते हैं, पूरा मन लगा के देखना है स्टूडेंट्स, और धीरे धीरे देखना है और सोचना है। किसका बारे में बात कर रहे हैं? RMS वैल्यू ऑफ AC या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed for the same time। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, इसको प्लीज ध्यान देके देखिए। ये एक रजिस्टर है, इसमें से एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं, ठीक है, एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल है जस्ट आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी के लिए, कि मान लेते हैं इन टाइम 10 सेकेंड इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ 100 जूल।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं सेम रजिस्टर में से एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मान लेते हैं दैट करंट इज 10 एम्पियर। जस्ट मान लेते हैं वो पास हुआ इस रजिस्टर में से फॉर 10 सेकेंड और 100 जूल ही हीट प्रोड्यूस हुआ, सेम टाइम तक पास हुआ सेम रजिस्टर में से और सेम हीट प्रोड्यूस हुआ। तो इस कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को बोलेंगे इस गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू। इस कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को बोलेंगे इस गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू। समझ में आया स्टूडेंट्स? या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो यहां पे जस्ट कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी के लिए मैंने एक आर्बिट्ररी वैल्यूज लेके मतलब समझाने का कोशिश किया। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया? क्लियर? तो इसको आप 2-3 बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट कर सकते हैं, IRMS या I वर्चुअल या I इफेक्टिव। ज्यादातर केस में ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन एक ही चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन RMS एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देते रहना है, एक डिराइवेशन है और एग्जाम्स में भी आता है, प्लीज आपको ध्यान देते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को जस्ट एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, उसमें से अगर कांस्टेंट करंट I फ्लो होता है फॉर टाइम t, तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होता है? H इक्वल्स टू I² RT। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, उसमें से अगर I करंट फ्लो होता है फॉर ड्यूरेशन t, ठीक है, अगर I कांस्टेंट करंट फ्लो होता है फॉर ड्यूरेशन t, उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होता है? H इक्वल्स टू I² RT। ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। अब यहां पे आते हैं स्टूडेंट, ध्यान देते हैं, प्लीज कंसेंट्रेट। कंसीडर एन ऑल्टरनेटिंग करंट। आराम से समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान देते रहना है। कंसीडर एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्या है? करंट एट टाइम t। ठीक है, बी पास्ट और is passing through a resistor of resistance R, is passing through a resistor of resistance R। एक ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने लिया जो एक रजिस्टर में से पास हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R। ये क्या है स्टूडेंट्स? करंट एट टाइम t। अब ध्यान देना पड़ेगा आपको, दिस करंट एट टाइम t। ठीक है, क्या ये करंट कांस्टेंट है? नो, ये टाइम के साथ साथ वेरी करेगा। लेकिन क्या ये करंट dt टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा? यस, dt तो बहुत ही छोटा सा टाइम है, तो dt टाइम के लिए ऑब्वियसली दिस करंट विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा। ठीक है, हम लोग के घर पे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये वो वाला करंट है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा, बट इन dt ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिस करंट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि dt तो बहुत ही कम टाइम है ना, उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया? रिलैक्स रहना है। सो देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर लिखने का जरूरत नहीं है, देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt, ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो R रजिस्टर में से पास हो रहा है, dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा?
सो dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हम लोग लिखेंगे dH। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT, तो लिखेंगे I स्क्वायर R इन टाइम dt ना, तो टाइम की जगह पे लिखेंगे dt। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। Therefore total heat produced in a complete cycle, एक साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो फिर एक साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, एक साइकिल बोला तो लिमिट क्या होगा, 0 टू टाइम पीरियड, वेरिएबल इज टाइम, 0 टू टाइम पीरियड। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, नो। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। प्लीज ध्यान देना पड़ेगा, आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे उसका आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा। ये क्या निकाला स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने, कि ऑल्टरनेटिंग करंट, गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट जब एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R उसमें से फ्लो करेगा फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, इतना। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, लेट IRMS be the, let IRMS be the RMS value of the given alternating current। ठीक है, तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू मान लेते हैं IRMS है। ठीक है, सो देयरफॉर ये तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, बार बार मैंने बोला ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t, सेम टाइम का बात कर रहे हैं, सेम टाइम का, कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लगता है, t टाइम पीरियड। ठीक है, देयरफॉर हीट प्रोड्यूस इन टाइम t, सेम हीट ही प्रोड्यूस होगा। क्यों सर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको आपने आरएमएस वैल्यू बोला, अभी अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन अल्टरनेटिंग करंट, तो सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट राइट। और बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं होगा, तो आपको इंटीग्रेट करके निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो IRMS स्क्वायर, मतलब करंट स्क्वायर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R। ठीक है, T समझ में आया स्टूडेंट्स, टाइम की जगह पे ड्यूरेशन कितना टाइम, T, एक साइकिल। समझ में आया, आया, बिकॉज इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन अल्टरनेटिंग करंट, तो सेम टाइम में सेम रजिस्टर में से जाने से सेम हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया, आया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम, नो। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड आप लिख सकते हो IRMS स्क्वायर, सॉरी RT इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt फ्रॉम 0 टू t। सो R तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस है, वो तो कांस्टेंट है, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अभी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है, बहुत इजी है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। सो IRMS स्क्वायर T इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt। व्हाट इज I? दिस करंट एट टाइम t। तो I स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिए, I स्क्वायर क्या होगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। I स्क्वायर क्या होगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो I नॉट स्क्वायर को मैं बाहर लिख देता हूं, बिकॉज व्हाट इज I नॉट, I नॉट इज पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको करंट एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, और ये तो मैक्सिमम है, ये तो कांस्टेंट है, तो स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर होगा साइन स्क्वायर ओमेगा t dt
फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड, फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, कंसंट्रेट कीजिए। implies I RMS square T is equals to I नॉट स्क्वायर। ठीक है, या एक काम करते स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आके यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, सो इसको बना देते हैं 3। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस इंटीग्रेशन को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आके बिठा देंगे। कोई प्रॉब्लम? नो। सो लेट I इक्वल्स टू, मतलब ये I मतलब करंट नहीं है, इंटीग्रेशन I, ऐसे समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू t। मैं जस्ट इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2y थीटा। यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा बोला, थीटा की जगह पे कौन है, ओमेगा टी बाई 2। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2y थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। कोई प्रॉब्लम? नो। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है। लिमिट फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड, ध्यान देना है सिर्फ। इम्प्लाइज I इक्वल्स टू, इस 2 को बाहर करते हैं तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई dt dt फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2i ओमेगा t dt फ्रॉम 0 टू t, और ये हाफ कॉमन था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना है। 1 मल्टीप्लाइड बाई dt dt, 2 तो बाहर कर दिया था, 1 मल्टीप्लाइड बाई dt dt माइनस कॉस ऑफ 2i ओमेगा t dt, लिमिट 0 टू t। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t, लिमिट 0 टू t। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। कोई प्रॉब्लम? नो। माइनस, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ mx dx जैसा है, m के जगह पे क्या है, 2i ओमेगा। ये तो cos ऑफ mx dx जैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ mx dx है, m के जगह पे क्या है, 2i ओमेगा। एंड फॉर्मूला ऑफ cos of mx dx is equals to sin of mx by m। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos of mx dx क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ m की जगह पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, 2i ओमेगा है कांस्टेंट, सो साइन ऑफ mx by m। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट 0 टू टाइम पीरियड। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग जस्ट ध्यान देते रह, आप लोग को जस्ट ध्यान देते रहना है। सब कुछ लिख लिया स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया? ठीक है, रैप करता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस इंटीग्रेशन को आई नॉट स्क्वायर को छोड़ के जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर रहे हैं, बाद में आके यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करता रहता है अभी भी। सो I इक्वल्स टू हाफ बाहर था, I इक्वल्स टू हाफ बाहर था, वेरिएबल इज t, सो t के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल T माइनस 0।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन है, 2 ओमेगा को बाहर कर देते हैं, अंदर क्या है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, राइट, अंदर क्या है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, तो ओमेगा के जगह पे लिख देते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा के जगह पे लिखा मैंने 2 पाई बाय टाइम पीरियड, आज हम लोगों ने बहुत बार बिठाया, ठीक है। अभी यहां पे टी, यहां पे टी, इसके जगह पे वेरिएबल क्या था, टी, इसके जगह पे अपर लिमिट, तो बिठाया अपर लिमिट माइनस, इस टी के जगह पे जैसे आप 0 बिठाएंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा हो जाएगा 0, तो साइन 0, ठीक है। इस टी के जगह पे आप जैसे 0 बिठाएंगे लोअर लिमिट, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा बिकम 0। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया, अभी तो हो जाएगा। So implies I equals to half of t माइनस 0 तो t होगा माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, साइन ऑफ 4 पाई, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 4 पाई, टी तो कैंसिल, माइनस साइन 0, साइन 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 क्या होता है, 0, ठीक है। सो इंप्लाइज, ध्यान दीजिए अभी, साइन 4 पाई कितना होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, कैसे, ध्यान दीजिए, ये है 0, ये है 0, अभी ये कितना हुआ 2 पाई, अभी ये कितना हुआ 4 पाई, तो 0 2 पाई, और एक बार एक चक्कर लगाने से कितना ऐड हुआ, 2 पाई ना, एक चक्कर लगाने से कितना ऐड हुआ, 2 पाई, तो 0 2 पाई और एक चक्कर तो 4 पाई, तो एक ही तो जगह है बार बार, तो साइन 0 का जो वैल्यू होगा साइन 2 पाई का वही वैल्यू होगा, 4 पाई का वही वैल्यू होगा, 6 पाई का वही वैल्यू होगा, 8 पाई का वही वैल्यू होगा, तो साइन 0 इज 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 ओमेगा क्या होगा, 0, बेसिकली ये टर्म गायब। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया, आया, साइन 4 पाई भी 0, तो 0 माइनस 0 0, खत्म ये साइड। सो आई क्या आया, आई आया t बाई 2, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने बोला था आई, ठीक है ना, यहां पर भी लिखा हुआ है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 आई आर एम एस स्क्वायर टी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया, आया t बाई 2। इंटीग्रेशन में आप थोड़ा स्टेप्स कमा भी सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। t कैंसल, सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर है ना, तो रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट बाई रूट 2। सो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन RMS value of alternating current and peak value of alternating current, मतलब maximum value of alternating current। समझ में आ रहा है, this is the relation between RMS value of alternating current and peak value of alternating current। समझ में आया, आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक, नो, कोई प्रॉब्लम यहां तक, नो। और 1 बाय रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय रूट 2 का वैल्यू होता है 0.707, 0.707, तो IRMS होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.707 आई नॉट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो। स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू of a given alternating current is this, IRMS equals to 1 by root 2 times I naught or 1 by root 2 times peak value of the alternating current। और स्टूडेंट्स, उसको RMS क्यों कहा जाता है, RMS मतलब रूट ऑफ
मीन ऑफ स्क्वायर, मीन मतलब एवरेज, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो देखते हैं एक बार रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर निकाल के, क्या यही आता है I0/√2? देखते हैं। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हर एक चीज पता होना जरूरी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो ये है करंट एट टाइम t, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे ना आरएमएस वैल्यू एंड पिक वैल्यू का रिलेशन निकालने के लिए, तो बेहतर होगा कि अभी अभी जैसे मैंने किया है वैसे ही आप लोग कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन मैं देखता हूं कि आरएमएस निकालने से, यानी कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर निकालने से क्या यही रिलेशन आता है। सो देखते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज करंट एट टाइम t, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, IRMS, ध्यान देना है। सो IRMS इसका मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट ऑफ स्क्वायर का मीन, सॉरी स्क्वायर का मीन। समझ में आया स्टूडेंट्स? मीन मतलब क्या है? मीन मतलब एवरेज वैल्यू, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ आई स्क्वायर का मीन वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y जो कि एक फंक्शन ऑफ टाइम है, उसका एवरेज वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ yt dt फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड नहीं, मतलब यहाँ पे गलती से मैंने टाइम पीरियड बोल दिया, मतलब फॉर ए गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर ए गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो इस बार मुझे आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई स्क्वायर विल बी ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये वाला निकालेंगे, निकाल के यहाँ पे बिठाएंगे, देखेंगे कि सेम आता है कि नहीं। सो देखते स्टूडेंट्स क्या होगा, टेंशन नहीं लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वाला मल्टीप्लाइड बाय dt, ठीक है। हम लोग टाइम पीरियड में देख लेते हैं। सो फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड, देन इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। ध्यान से देखते रहिए। इम्प्लाइज, ये क्या है स्टूडेंट्स? इसको अगर आप लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे? मीन ऑफ या एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। उसका रूट ओवर दे देंगे तो हो जाएगा IRMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। समझ में आया ना? ध्यान देते रहिए। तो ये क्या है? अब आप कंप्लीट साइकिल का बात कर रहे हो, 0 से टाइम पीरियड का बात कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड क्या आएगा? t आएगा। आज हम लोग कितना बार कर चुके हैं, राइट? ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, ये है आई स्क्वायर, सॉरी ये है आई, इसको स्क्वायर करके बिठाइए। I0 स्क्वायर को बाहर बिठाऊंगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अंदर रखूंगा। I0 इज ए कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड एम्प्लाइज इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यह है टाइम पीरियड, इसको साइड में रखता हूं, I0 स्क्वायर है और इसको भी साइड में रखता हूं, ठीक है ना। थोड़ा I0 स्क्वायर बाय टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सेम टू सेम स्टूडेंट्स। अभी अभी हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू t, तो अभी अभी किया हुआ है। क्या आंसर आया था स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी
dt फ्रॉम 0 to t अभी अभी किया हुआ है हम लोगों ने, अभी अभी किया हुआ है। क्या आया था? t/2 आया था, t/2 आया था। ठीक है, मैं एक बार लास्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट सॉल्व, ठीक है ना, एक बार लास्ट टाइम एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी अभी सॉल्व करके आया हूँ। आप लोग चाहो तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं इंटीग्रेशन का, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2i ओमेगा टी बाई 2 dt फ्रॉम 0 to t। ठीक है, इस बार लेकिन मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, फास्ट बोलता हूं लेकिन मैं करता नहीं। किसी को अगर बाई चांस थोड़ा डिफिकल्ट लगे, सो 2 बाहर आएगा, 2t, ठीक है। 1 dt तो होगा dt फ्रॉम 0 to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2i ओमेगा t dt, cos of 2i ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है, देखने में थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है तो बहुत इजी। सो इंटीग्रेशन dx x होता है, तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा? t फ्रॉम इंटीग्रेशन dt क्या होगा? t फ्रॉम 0 to t। ये तो स्टूडेंट्स 0 आया था ना, ये तो 0 आया था और ज्यादा लिखने का मन नहीं स्टूडेंट्स। आप लोग प्लीज एक बार देखिए, ये क्या आया था? ये इंटीग्रेशन क्या आया था? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2i ओमेगा dt फ्रॉम 0 to t क्या आया था? 0 आया था, तो मैं 0 बिठा रहा हूं, इससे ज्यादा लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके जगह पर मैं 0 बिठा रहा हूं। ये 0 आया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ mx dx, साइन ऑफ mx बाई m लिखा था, ठीक है ना, तो ये 0 बिठा रहा हूं। ठीक है, सो इम्प्लाइज आई स्क्वायर का एवरेज, इसके जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल T माइनस 0, कैपिटल T माइनस 0 इज कैपिटल T, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2i t मल्टीप्लाइड बाई t, सो t कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। ठीक है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, ये मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट विच इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन मुझे तो ये वाला निकालना था, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालना था, तो निकालते हैं। सो देयरफॉर आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट ओवर, इसके जगह पे ये बिठाते हैं जो निकला आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इट्स रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर क्या होगा? आई नॉट बाई रूट ओवर 2। ये तो सेम आया, स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स किया और सेम ही आया जो पहले आया था थोड़ी देर पहले। हम लोगों ने अभी रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स किया और एग्जैक्टली वही आया जो पहले आया था। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना है अभी, वो कांस्टेंट करंट, प्लीज ध्यान देना है, वो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट जो एक गिवन रजिस्टर में से गिवन टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करता है, वो कांस्टेंट करंट, वो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट जो एक गिवन रजिस्टर में से इन गिवन टाइम सेम हीट प्रोड्यूस करता है, उसको आरएमएस वैल्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स निकालने से भी सेम ही वैल्यू आता है। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स जैसे कि अभी हम लोगों ने निकाला, सेम ही वैल्यू आता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये डिराइव करने के लिए आता है, रिलेशन बिटवीन आईआरएमएस एंड आई नॉट अगर डिराइव करने के लिए आता है, तो इस मेथड में ना डिराइव करके जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो डिराइव किया था उस मेथड में डिराइव करना है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं लास्ट वाला मेथड से ही डिराइव करता, लेकिन ऑब्वियसली ये मेथड भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला मेथड में क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पूरा देखा
कि इन ए गिवन टाइम सेम हीट प्रोड्यूस होता है, वो इक्वेट करके हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में अगर डिराइवेशन आता है तो आपको लास्ट मेथड में ही डिराइव करना है। क्लियर स्टूडेंट्स?